ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। चार्ल्स सोबराज शायद दुनिया का सबसे चार्मिंग और हैंडसम सीरियल किलर। कहते हैं कि चार्ल्स किसी को भी अपनी बातों और पर्सनालिटी से अपने वश में कर लेता था। लेकिन क्या है दुनिया के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज की कहानी? ये कहानी 1970s में शुरू होती है। एक ऐसा टाइम जब दुनिया भर में ड्रग्स और पार्टी कल्चर बढ़ता जा रहा था। बहुत सारे यंगस्टर्स अमेरिका, यूके, यूरोप से ट्रैवल करके थाईलैंड, इंडिया, नेपाल जैसे देशों में आने लगे थे, क्योंकि यहाँ ड्रग्स इजीली मिल जाते थे। लेकिन इन यंगस्टर्स को हिपी बुलाते थे और थाईलैंड, इंडिया और नेपाल जैसी कंट्रीज को हिपी ट्रेल। लेकिन 1970s में क्योंकि मोबाइल्स या ईमेल्स नहीं होते थे, तो ये यंगस्टर्स दिनों दिनों तक अपने घर से दूर रहते थे और इनके घर वालों को कोई आइडिया भी नहीं होता था कि वो सेफ हैं भी या नहीं। और इसी आड़ में फॉरेनर्स के साथ शुरू हो गए कुछ ऐसे क्राइम्स जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 1975 की एक सुबह थाईलैंड में एक आदमी जब बीच पर वॉक कर रहा था, तो उसे पानी के अंदर एक लड़की की बॉडी दिखी। जब वो बॉडी पानी से बाहर निकाली गई तो वो लड़की मर चुकी थी। शॉकिंग बात ये थी कि उसने बस एक बिकनी पहनी हुई थी और उसकी आधी बॉडी जली हुई थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उस लड़की का मर्डर हुआ है। आने वाले दिनों में ऐसे कई केसेस सामने आने लगे जहां लड़कियों की बॉडीज समुद्र के पानी में मिली बिल्कुल इसी हालत में होती थी, आधी जली हुई और 2 पीस बिकनी में। पुलिस को समझ आ गया था कि इनके पीछे एक सीरियल किलर का हाथ है, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था कि वो इस बिकनी किलर को ढूंढे कैसे। इसी बीच 6 फरवरी 1976 बैंकॉक में डच एम्बेसी के ऑफिस में एक लेटर आया। डच डिप्लोमेट्स हरमन और उसकी वाइफ एंगला ने जब ये लेटर पढ़ा तो उनके सामने एक ऐसी मिस्ट्री आई जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। ये लेटर एक डच आदमी का था जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और एम्बेसी से अपनी सिस्टर कॉर्नेलिया और उसके बॉयफ्रेंड हर्नाकिस को ढूंढने के लिए मदद की भीख मांग रहा था, क्योंकि कॉर्नेलिया और हर्नाकिस दोनों ही 6 हफ्ते से मिसिंग थे। उस लेटर के हिसाब से कॉर्नेलिया और हर्नाकिस हिपी ट्रेल पर ट्रैवल कर रहे थे। हालांकि ज्यादातर हिपीज अपनी फैमिली से कांटेक्ट में रहना छोड़ देते थे, पर कॉर्नेलिया और हर्नाकिस अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच थे और वो हफ्ते में उन्हें 2-2 लेटर्स लिखकर अपनी जिंदगी की हर अपडेट देते थे। ट्रैवल करते हुए वो लोग हांगकांग पहुंचे। यहीं उनकी मुलाकात एक बहुत ही चार्मिंग और हैंडसम आदमी आला गुटिएर से हुई, जो पेशे में एक जेम्स डीलर था। वो दोनों आला से मिलते ही उससे बहुत इंप्रेस हो गए और बहुत जल्दी उसके दोस्त बन गए। आला के महंगे मॉडर्न कपड़े, हाथ में शानदार घड़ी, चेहरे पर एक्सपेंसिव गॉगल्स और उसकी ऐसी रिच लाइफस्टाइल को देखकर हर्नाकिस भी उसके जैसा बनना चाहता था। आला ने हर्नाकिस और कॉर्नेलिया को अपने लग्जरी होटल रूम में भी बुलाया और उन्हें फ्री ड्रिंक्स भी पिलाई। हर्नाकिस कॉर्नेलिया को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन हांगकांग में रिंग्स बहुत एक्सपेंसिव थी। जब ये बात उसने आला को बताई तो आला ने उसे अपनी प्राइवेट कलेक्शन से एक बहुत ही बेशकीमती रिंग देने का ऑफर किया, वो भी मार्केट से हाफ रेट पर। इसके बाद तो जैसे हर्नाकिस को आला पर पूरा भरोसा हो गया था। आला ने उन्हें अपनी खूबसूरत कैनेडियन वाइफ मोनिक से इंट्रोड्यूस किया। हर्नाकिस ने कॉर्नेलिया को आला और मोनिक के सामने ही प्रपोज कर दिया। कॉर्नेलिया ने ये सारी बातें अपने भाई को लेटर में बताई और ये भी बताया कि आला और मोनिक ने उन्हें बैंकॉक आने के लिए इनवाइट भी किया है और उनकी अगली डेस्टिनेशन वही होगी। कॉर्नेलिया और हर्नाकिस के बैंकॉक पहुंचने के बाद उन्होंने अचानक अपनी फैमिली को लेटर्स लिखने बंद कर दी। कॉर्नेलिया के भाई ने उसके बताए हुए होटल में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन होटल स्टाफ ने बताया
कि कॉर्नेलिया और हर्नाकस ने कभी वहां चेक इन किया ही नहीं। हरमन ने तुरंत इस केस के बारे में डच एम्बेसडर से बात की, लेकिन उन्होंने उसकी बात को धुतकार दिया। उसने कहा कि हिपीज का ऐसे ड्रग्स के नशे में गायब होना आम बात थी। उसने कहा कि कुछ हफ्ते पहले ही बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर एक बीच पर एक लड़के और लड़की की बेरहमी से जली हुई बॉडीज मिली थीं। अथॉरिटीज ने इन बॉडीज के बारे में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को बताया, क्योंकि उनके पास भी 2 मिसिंग ऑस्ट्रेलियन हिपीज को ढूंढने की रिक्वेस्ट आई थी। लेकिन इससे पहले उन डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करा जाता, वो ऑस्ट्रेलियन हिपीज वापस आ गए थे और उन दोनों ने बताया कि वो एक वीरान जगह में नशे करके धुत पड़े थे, जहां वो एम्बेसडर हरमन को हिपीज की लापरवाही के बारे में बता रहा था। वहीं हरमन का ध्यान इस बात पर गया कि बैंकॉक के मॉर्ग में 2 अनआइडेंटिफाइड फॉरेनर्स की डेड बॉडी पड़ी है, जो शायद हर्नाकस और कॉर्नेलिया की भी हो सकती है। हरमन का शक सही निकला, क्योंकि उन बॉडीज के डेंटल रिकॉर्ड्स हर्नाकस और कॉर्नेलिया की बॉडीज से परफेक्ट मैच थे। लेकिन पुलिस ने हरमन की बात मानने से इनकार कर दी, क्योंकि उनके एलिजेड मर्डर के 2 दिन बाद ही उनके पासपोर्ट पर ट्रैवल किया गया था। मतलब पुलिस के अकॉर्डिंग हर्नाकस और कॉर्नेलिया अभी भी ट्रैवल कर रहे थे, तो वो मर कैसे सकते थे? हरमन और एंगला ने पिछले कुछ सालों में थाईलैंड में हुए हिपीज के मर्डर्स और मिसिंग रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्हें 2 मिसिंग लड़कियों टेरेसा और शारमैन के बारे में पता चला। उन लड़कियों के पेरेंट्स से बात करके उन्हें पता चला कि उन दोनों ने भी अपने लेटर्स में फ्रेंच जेम्स डीलर आला का जिक्र किया था। टेरेसा और शारमैन का डिस्क्रिप्शन उन लड़कियों की बॉडी से मैच हुआ, जो पिछले साल बिकनी किलर के केस में सामने आई थीं। लेकिन पुलिस के हिसाब से वो दोनों लड़कियां अभी भी जिंदा थीं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही अपने पासपोर्ट का यूज करके ट्रैवलर्स चेक का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट से पैसे निकाले थे। हरमन को एक टर्किश ड्रग डीलर विताली हकीम के बारे में भी पता चला, जो कि उसकी फैमिली के हिसाब से आखिरी बार आला से ही मिला था और जिसकी जली हुई लाश शायद कुछ ही दिनों बाद पुलिस को मिली थी। लेकिन फिर से उसकी मौत के बाद उसके पासपोर्ट के यूज होने की वजह से थाईलैंड पुलिस ने इस केस को भी रफा दफा कर दिया था। शारमिन विताली हकीम की बीवी थी और उसे ढूंढते हुए ही वो बैंकॉक आई थी। वहीं बैंकॉक में मिसिंग हिपी लोगों की रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही थीं। और तो और उन तीनों डेड बॉडीज में हर्नाकस और कॉर्नेलिया की बॉडी की तरह ही ड्रग्स के ओवरडोजेस के ट्रेसेस मिले थे। हरमन और एंगला को पूरा यकीन था कि आला और मोनिक ने ही इन सब को मारा है, लेकिन उन्हें ये साबित करने के लिए कोई भी क्लू या गवाह नहीं मिल रहा था। और तब उनकी मुलाकात हुई एक कपल से, नडीन और रेमी। उन्होंने बताया कि जिस आला और मुनीक की तलाश वो दोनों कर रहे हैं, वो नडीन और रेमी के नेबर्स हैं। नडीन और रेमी ने बताया कि हरमन और एंगला का शक बिल्कुल सही है, क्योंकि आला ही बिकनी किलर है और उनके पास इस बात का सबूत है। लेकिन उन चारों को तब ये नहीं पता था कि आला का असली नाम कुछ और ही था, चार्ल्स सोबराज। आला या चार्ल्स सोबराज आखिर था कौन? क्या वो सच में बिकनी किलर था? ऐसा क्या सबूत है नडीन और रेमी के पास? और अब कैसे पकड़ा जाएगा चार्ल्स सोबराज? ये जानने के लिए ट्यून इनटू द क्राइम शो बाय खूनी मंडे ऑन स्पॉटिफाई, जहां पर इसका 2nd एपिसोड ऑलरेडी लाइव हो चुका है।